एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, मेरी आंखों के सामने धब्बे नजर आते हैं आजकल। तो उसका दोस्त कहता है कि तुमने नया चश्मा बनवाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क तो पड़ा है, अब वो धब्बे ज्यादा साफ नजर आते हैं। देखिए, ये बात ध्यान देने की है कि अगर आंखों के सामने काले धब्बे आते हैं या फिर एक फ्लैश टाइप कुछ आता है चमक की तरह, ये रेटिना से संबंधित इशू हो सकता है। रेटिना यानी आंख का पर्दा। और आज रेटिना रिलेटेड इश्यूज पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो रेटिना स्पेशलिस्ट टीडी मॉर्निंग शो में उपलब्ध हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर चारू मित्तल, नमस्कार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ वर्मा, नमस्कार, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स दिल्ली से। तो डॉक्टर चारू, अगर किसी व्यक्ति की आंखों के सामने काले धब्बे आए, फ्लैशेस आए, ये क्या संकेत करते हैं? मोस्टली पर्दा जो है उसके आगे एक जेली भरी रहती है जिसको हम विट्रस कहते हैं। तो या तो उस जेली का उस पर्दे पे जब खिंचाव पैदा होता है या पर्दे के अंदर ही कोई नई नसें बन जाएं और उस पर कोई खिंचाव पैदा हो, पर्दे में कोई छेद बन जाए, तब हमारी आँख के आगे जो विट्रस जेली है उसके अंदर ये काले धब्बे की तरह दर्शाया जाता है। ऑल्सो जो ये फ्लैशेस होते हैं ये भी पर्दे पे खिंचाव के कारण हमें दिख सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, अक्सर हम लोग जब धूप में होते हैं, ज़्यादा लाइट में होते हैं, वहाँ से थोड़े से डार्कनेस में आते हैं, तब भी हम लोगों को कुछ आंखों के सामने कुछ फ्लोटर्स टाइप कुछ नज़र आता है। तो क्या वो चीज़ नॉर्मल है, या अगर वो ज़्यादा नज़र आ रहा है तो वो रेटिना रिलेटेड इशू हो सकता है? देखिए, जब भी आप बहुत लाइट वाली सिचुएशन में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अगर आप डायरेक्टली सूरज को देखेंगे तो आपको कुछ थ्रेड टाइप की ओपेसिटीज दिखती हैं, कुछ काले काले धब्बे दिखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। वो बिल्कुल सब में दिख सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए परसिस्ट भी कर सकते हैं जैसे ही आप घर के अंदर घुसेंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कमरे में बैठे हैं जहाँ पे एक ट्यूबलाइट की रोशनी है, उसमें भी लेकिन आपको काले धब्बे दिख रहे हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, तब ये एक साइन है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और आशा है कि आप इसके प्रति जागृत हुए होंगे। तो यदि रेटिना से जुड़े आपके भी कोई सवाल हैं डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर चारू के लिए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साहब, अगर ये धब्बे दिखाई देते हैं, चमक दिखाई देती है, तो फिर रेटिना विशेषज्ञ के पास आए, आप डायग्नोस कैसे करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एक रेटिना विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। हम पुतली फैलाकर और पर्दे की जांच करते हैं। इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप हमारा एक यंत्र होता है जिसके थ्रू हम पर्दे के कोने कोने तक सारे एरियाज को माथे पे लगाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उससे हम पर्दे का हर कोना इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं पे कोई छेद, कहीं कोई वीक एरिया या कहीं पे कोई खिंचाव पर्दे पर तो नहीं है। और यदि होता है देन वी ट्रीटेड और मैनेज इट अकॉर्डिंगली। ओके, तो अगर कोई नॉर्मली जैसे रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए कोई गया है अपने आई चेकअप के लिए, तो उस रूटीन चेकअप में पता चल सकता है कि हमारे रेटिना में कुछ इशू है, अगर पेशेंट को नहीं पता चल पा रहा है? बिल्कुल मैम, जब भी रूटीन चेकअप के लिए कोई भी आता है तो हम एज अ रूटीन पर्दे की जांच भी करते हैं। लेकिन कौन सी उम्र में आप कहेंगे रूटीन जांच कराए व्यक्ति रेटिना की? रूटीन जांच बच्चों की स्कूल में स्क्रीनिंग्स यूजुअली होती ही हैं और उन स्क्रीनिंग के दौरान हमें मालूम दे जाता है किसी बच्चे में चश्मे का नंबर ज़्यादा या कम तो नहीं है। और ऐसे बच्चों को टाइम टू टाइम एनुअली एक चेकअप होना चाहिए। ऑल्सो विद अडल्ट्स हुएवर हैज डायबिटीज और अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स। जी डॉक्टर सौरभ, लुधियाना चलते हैं जहां से पहले कॉलर पुरोहित जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी मदर जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से सफर कर रहे हैं, तो जैसा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक साइंस में, तो ये एम्स के डॉक्टर बैठे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कोई रिसर्च हुई है क्या इस बारे में? जी, आपकी मदर की उम्र कितनी है और कब से है उनको ये? 68 है सर, उनको तो 30-40 साल से है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। डॉक्टर सौरभ, देखिए, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक डिजीज़ है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम आपको ऑफर कर सके कि आप आए तो आप ये ले लीजिए। बिल्कुल इस पर बहुत सारा काम चल रहा है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो अक्सर आपको मिल जाएगा कि स्टेम सेल थेरेपी डाली गई है और ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उससे इम्प्रूवमेंट भी होता है। बट हाँ, उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन कि हम आपको थेरेपी की तरह बताने लग जाए वो मुश्किल है। तो ये है क्या डॉक्टर साहब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो आपने जेनेटिक? सो अगेन, रेटिना में एक पर्टिकुलर लेयर होती है जिसको हम फोटोरिसेप्टर लेयर कहते हैं। उसमें बेसिकली वो सेल्स या वो कण है जहाँ पे फाइनल इमेज बनती है। इसमें क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो समय से पहले खराब होने लगते हैं। उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। उसमें से रॉड्स हैं वो खराब होने लगते हैं। विदेशों में एक ट्रीटमेंट आ गया है, एक इंजेक्शन है, उसका नाम है लेक्सटर्ना।
वो दिया जा सकता है, लेकिन एक खास पॉपुलेशन में ही जिसमें RPE65 जीन का म्यूटेशन हो। उसके अलावा कोई और म्यूटेशन है तो वो दवा भी काम नहीं करती। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन ही है जिसमें अगर आपको RP है तो उसमें भी RPE65 म्यूटेशन होगा। जी, चलिए, ये तो एक कंडीशन रही रेटिना की जिसमें अभी और मेडिकल एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन एक कॉमन जो हम रेटिना की प्रॉब्लम देखते हैं जब आपने डायग्नोस किया इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से, वो है रेटिनल टीयर। टीयर का मतलब रेटिना का फटना। इसे कैसे फिर हम समझें और ट्रीट करें? तो रेटिनल टीयर मोस्टली बच्चों में हो सकता है जिनमें मायोपिया है, जिनमें पर्दा ऑलरेडी कमज़ोर है, या और भी कारणों से हो सकता है। तो एक तो रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान कई बार हमें मालूम देखता है कि रेटिनल टीयर है और उसको हम लेज़र से ट्रीट करते हैं। पर कई बार पेशेंट भी आता है सही इन्हीं लक्षणों से जो आपने बताया, काले धब्बे या फ्लैशेस ऑफ लाइट आना, और अगर हमें टीयर मिलता है तो जैसे हम एक कपड़ा जहाँ चिर जाता है उसको सी देते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लेजर से इस टीयर के चारों तरफ लेजर लगा के उसको वहीं के वहीं सील कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मल अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यक्ति जी सकता है। बिल्कुल जी सकता है सर, मगर उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्योंकि ऐसे पर्दों में आगे भी संभावना होती है कोई टीयर क्रिएट होने तो की। प्रिकॉशंस जैसे साल में एक बार कम से कम चेकअप कराते Regular रहना, या कोई ऐसे लक्षण आए तो तुरंत रेटिना डॉक्टर को दिखाना। जी। बिजनौर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मध्य प्रदेश जी, आपकी आवाज़ तो पूरी साफ नहीं आई, लेकिन क्या रेटिना का खान पान से भी लेना देना है, ये जानना चाह रहे थे। तो बिल्कुल, जैसे शरीर में हमेशा ही जो भी आप खा पी रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है, और ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो बुढ़ापे में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप शुरुआत से ही अच्छी डाइट रखते हैं, जैसे कि एक बीमारी है जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में ARMD कहते हैं, जिसमें कुछ अंतर हैं जो बुढ़ापे में सबको हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से उनकी नज़र कम होने लगती है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। तो उसमें बिल्कुल अगर आपने शुरुआत से अपना खान पान अच्छा रखा है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि ब्लूबेरीज, फ्लैक्स सीड्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोबेबली फिश या फिश ऑयल्स का यूज़ करना रादर देन कि आप कोई पोल्ट्री यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगेन शुगर्स वगैरह आप कम कंज्यूम करिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए। तो बेसिकली हेल्दी डाइट वही है जो आपके पूरे शरीर को भी हेल्दी रखेगी, साथ में आपके रेटिना को भी कुछ हद तक हेल्दी रखेगी। शुगरी आइटम्स अगर कोई ज्यादा लेता है तो वो आंखों पर असर करेगा, सीधा रेटिना पर असर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर कुछ चीजों में तो नेचुरल शुगर होती है, क्या वो भी असर करेगी अगर उसको हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे डेट्स हो गए या मैंगोज? देखिए, किसी भी चीज़ की एक्सेस हमेशा ही खराब है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रूट है तो उससे शुगर जो मिल रहा है वो बिल्कुल ही हेल्दी है, बट हाँ कंपैरेटिवली हेल्दी है। अगर आप कहेंगे कि कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से कंपेयर करूं, या कोई आप दिन में 6 चाय पीते हैं उसमें 2-2 चम्मच शक्कर डालते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल फ्रूट। तो जैसा डॉक्टर सौरभ ने कहा कि हेल्दी रेटिना के लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, ब्लूबेरीज आप शामिल कर सकते हैं और साथ ही फ्लैक्स सीड्स। लेकिन हमने रेटिनल टीयर की बात की थी, अगर समय रहते पता लग गया कि हाँ रेटिना थोड़ा फटा है तो लेजर से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर डायग्नोस नहीं हुआ समय पर या व्यक्ति नहीं आया और रेटिना डिटैच हो गया, फिर अगर डिटैच हो गया तो इट इज़ एन वन ऑफ द ऑक्यूलर इमरजेंसीज, तो उसको ऑपरेट करना ही है। उसको वापस उसकी जगह पे बिठाने के लिए हमें सर्जरी के द्वारा उसको अंदर जाके वापस रेटिना, वी हैव टू सेटल इट एंड लेट इट बी देयर बिकॉज इट इज़ एन इमरजेंसी। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे पर्दा पूरा का पूरा हटके रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ओके, झारखंड से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैम जी। मैं रांची झारखंड से जगन्नाथ महाराज बोल रहा हूँ। मैं कंप्यूटर में लगभग 8-10 घंटे काम करता हूँ, जिस कारण से मुझे जो है ना धुंधलापन बढ़ते जा रही है। जितनी दूरी में मुझे क्लियर दिखाई देती थी, अब ज्यादा दूर करना पड़ता है तब मेरी क्लियरिटी आती है। ओके, मतलब पास की चीजें आपको धुंधली नजर आ रही हैं? हाँ जी, और वो बढ़ता ही जा रहा है। जी शुक्रिया। तो देखिए, एक सर्टेन एज के बाद ये चीज़ होना कि कोई आप नियर एक्टिविटी कर रहे हैं या पास का काम कर रहे हैं उससे आपका अचानक से नज़र खराब हो जाएगी, ये कम चांस है। अक्सर 40 की उम्र के बाद हम लोग एक कंडीशन कहते हैं, उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, हर किसी को पास का चश्मा लग जाता है। ज़्यादा चांस है कि इनको भी वही हो रहा होगा, और अगर वो अपने चश्मे की जांच कराते हैं तो उससे वो वापस से उतना पास का डॉक्टर सौरभ, ये जो नंबर का बढ़ना या कम होना, ये रेटिना से सच
आप कहेंगे रिलेटेड नहीं है, ये लेंस की बात है। ऐसा है कि अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा चांस है कि आपको कोई रेटिना की प्रॉब्लम हो, लेकिन पर से नंबर का बढ़ना या कम होना रेटिना पे डिपेंड नहीं पर करता। ये भी बताइए डॉक्टर सौरभ कि जब हम कॉर्निया की बात करते हैं, आंखों की पुतली, तो आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हम सक्सेसफुली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं और नेत्रदान में भी हम कॉर्निया ही लेते हैं। रेटिना में अब तक रेटिनल ट्रांसप्लांट वगैरह, रेटिना कैसे अलग है कॉर्निया से? देखिए, कॉर्निया जो है उसमें कोई नर्व्स नहीं है, वो एक कांच की तरह है। तो किसी का कांच काला पड़ गया तो उसको हटा के एक नया कांच डाल दिया, वो उससे बस रोशनी निकलती है और पीछे पहुंचती है। जबकि जो रेटिना है उसमें वो नर्व्स हैं जहाँ पे फाइनली इमेज बनती है, और अगर वो एक बार डैमेज हो गई या वो एक बार कट गई तो हम उन कनेक्शंस को वापस से नहीं बना नर्व सकते। से ब्रेन से भी जुड़ रही हैं। हाँ, तो एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो रेटिना से दिमाग के बीच में कनेक्टेड रहती है, जो इमेज फाइनली हमारे दिमाग में बन रही है। लेकिन अगर इस पूरे पाथवे में कहीं पे भी एक बार भी कनेक्शन कट गया तो उसको वापस से बनाने का कोई तरीका नहीं है। ओके डॉक्टर, क्या रेटिना कैंसर भी होता है रेटिना में? जी बिल्कुल, कई तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं जो पर्दे पे हमें दिखते हैं। और कई बार क्योंकि ये कभी कोनों में होते हैं पर्दे के, तो पेशेंट को मालूम भी नहीं देता। ये सिर्फ एक रूटीन एग्जामिनेशन पे कई बार हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे एक मास है ब्लैक कलर का या येलो कलर का, जिसको हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और मोस्टली ये उम्र के कारण होते हैं। पर हाँ, एक कैंसर बच्चों का ऐसा है जो कि रेटिनोब्लास्टोमा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत छोटेपन में ही बचपन में ही हो जाया करता है। और ये ना सिर्फ आंख के लिए, बाकी जान के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। जी, डॉक्टर चारू कर्नाटका चलते हैं। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं चन्नप्पा उप्पिन कर्नाटक से बोल रहा हूँ। वेलकम। मेरा राइट साइड का जो आंखें है ना, पर्दे आ गया, आधा आ गया, लेकिन उसका पूर्ति होने के बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या पहले करना पड़ेगा? आपने रेटिना के डॉक्टर को दिखाया था? हाँ दिखाया था। उन्हें बोलते हैं आजकल पुराना जमाना था, उस टाइम में करते थे पूर्ति पर्दे आने के बाद में, अभी कभी भी कर सकते बोल रहे हो। डॉक्टर साहब, ये रेटिना की बात कर रहे हैं या आपके कैटरैक्ट से कंफ्यूजन भी हो सकता है? उनका सवाल बहुत क्लियरली नहीं समझ में आया कि पर्दा आगे आ गया। एक बार दोहराइए। आगे आधा आ गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी, प्रश्न दोबारा रखिए। आप पर्दा रेटिना के ही कह रहे हैं बात? नहीं, मेरा कहने का मतलब है आंखें दिखता नहीं, मंज बंद करके दिखता है, थोड़ा आधा आ गया अभी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दिखता है, अब आधा। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कैटरैक्ट से लेके चश्मे के नंबर से लेके पीछे पर्दे का हट जाना भी। इसलिए बेटर होगा कि ये किसी रेटिना स्पेशलिस्ट या प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। अगर ये पर्दा हटा है तो उसको अर्लीस्ट सर्जरी होना आवश्यक है। यहाँ पर बड़ा जरूरी है जानना कि सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके काम नहीं बनेगा, आपको रेटिना के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर सौरभ, कई बार हम जाते हैं ना ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, चश्मा बदलवा कर आ गए, उससे काम नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, खास तौर पे जो थोड़े कोनों के इलाकों से आते हैं, कि वो नज़र कम होती है तो या तो अपने आप ही मान लेते हैं कि इसे मोतियाबिंद है, राइट, और जाके सीधे चश्मा बनवा के आ जाते हैं, कोई चेक ही नहीं कराता। फिर वो आते हैं कई बार कई सालों बाद और हम उनको बताते हैं जी आपको तो ये सालों से परेशानी रही होगी, आपने अगर तब ठीक करा लिया होता तो अब ये तब अच्छा होता। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लो रेटिनल टियर हुआ, कितने समय तक, अगर मान लो मैं नहीं भी जांच कराई, तब तक भी सुरक्षित चल सकता हूँ? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से में है आंखें। कई बार अगर आंख के ऊपर के हिस्से में होता है तो वो काफी तेजी से प्रॉब्लम कराता है, अगर आंख के नीचे के हिस्से में होता है तो वो कम प्रॉब्लम कराता है। जैसे कागज अगर ऊपर से फटा है तो थोड़ा जल्दी फट जाएगा। ग्रेविटी की वजह से पर्दा ऊपर अगर छेद है तो तेजी से उखड़ता है, नीचे अगर छेद है तो थोड़ा धीरे उखड़ता है। लेकिन अगर आपको काले धब्बे दिख रहे हैं या फ्लैशेस दिख रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी एक रेटिना एक्सपर्ट के पास चले जाना चाहिए। ओके, अगर हम टॉडलर्स की बात करें, अब वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार वो बता नहीं पाते कि उनको दिखने में दिक्कत हो रही है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में उनका किस तरीके का चेकअप, कैसे डायग्नोसिस होता है और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा अगर किसी बच्चे को ये समस्या हो रही है? कितना लंबा चलता है प्रोसेस? तो टॉडलर्स में मोस्टली ये चीज़ें, क्योंकि रूटीन पे हम 5 साल की उम्र से पहले बच्चों का आई चेकअप यूजुअली कराते नहीं है। स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, क्योंकि समय पे स्कूल में टीचर बता देती है कि ये बच्चा पीछे बैठ के गलतियां कर रहा है या आगे बैठकर भी इसको दिक्कतें हो रही हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पार्ट ऑफ अ स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जी, इस समय दिल्ली चलते हैं, जहां पर दिल्ली से दिनेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ जी, सवाल पूछिए। सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हेलो, पूछिए प्लीज। पूछिए। मेरी एज 80 इयर्स है। कुछ साल पहले मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ था।
माय आईसाइट इज ओके, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट पे आई बॉल चली गई है, लेफ्ट आई एक्सट्रीम लेफ्ट पे चली गई आई बॉल। ओके, डॉक्टर डोंट हैव एनी आंसर टू दिस। ओके, थैंक यू डॉक्टर सौरभ। आई बॉल लेफ्ट में चली गई है एक्सट्रीम। अगर ये 80 साल के हैं तो मोस्ट लाइकली ये किसी तरह का पैरालिसिस है। हो सकता है कि आँख की कोई मसल ख़राब हो गई हो जिसकी वजह से आँख बिल्कुल बाहर की तरफ है। और अगेन अगर ये वही चीज़ है तो इसका अगर आप एग्जामिनेशन कराते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके तो मोस्ट लाइकली बता देंगे कि क्या हो रहा है। ओके डॉक्टर, आंखों में कई बार सुनने में आता है कि ब्लड क्लॉट्स जम गए हैं, तो क्या वो रेटिनल इशू होता है और किस वजह से हो जाता है? ब्लड क्लॉट्स आँख के कई हिस्सों में आगे से लेके पीछे तक जम सकते हैं। आँख के अंदर जब एकदम से बादल जैसा आ जाए उसको हम विट्रस हेमरेज या ब्लड क्लॉट कहते हैं। ओके, वो कई कारणों से हो सकता है, पर उसका काफ़ी कॉमन कारण डायबिटीज़ है आजकल, क्योंकि डायबिटीज़ एज इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स पाए जाते हैं। जी, तो बिल्कुल डायबिटीज़ एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है और डायबिटीज़ का रेटिना से भी लेना देना है, क्योंकि आप सुनेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। डॉक्टर साहब, ये क्या है? तो जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज़ है और उनका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, उनकी नसें अक्सर थोड़ी सी फ्रेजाइल होकर थोड़ा खून छोड़ देती हैं, पर्दे में थोड़ा पानी छोड़ देती हैं। शुरुआती केसेस में आपको लगेगा कि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आगे जाके अचानक से आपके आंखों के सामने काले काले धब्बे भी आ सकते हैं। कोशिश ये करनी होती है कि आप उससे पहले ही दिखाएं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको जैसे ही डायग्नोसिस हुआ आपका कि आप डायबिटिक हैं, आपको एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, रेटिना एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और अपना आई चेक करा लेना चाहिए। डॉक्टर चारू राजस्थान चलते हैं। अनिल जी है फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए अनिल जी। सर मेरी एज करीब 32 ईयर है जी, और मुझे सर 25-26 साल की उम्र में ये पता लगा कि मुझे रेटिना पिगमेंटोसा हुआ है। अच्छा, लेकिन इसके लक्षण मेरी अर्ली चाइल्ड एज में कहीं नहीं थे। अच्छा। और ना ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ये कहीं डिटेक्ट हुआ है अभी तक। डॉक्टर साहब सर इसमें मेरे को कहीं कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है कि, क्योंकि मेरी जो विजिबिलिटी है 50% लॉस हो चुकी है। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसा उन्होंने बताया कि बचपन में कोई लक्षण नहीं था और अब जाके वो बढ़ता जा रहा है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में बड़ा कैरेक्टरिस्टिकली यही देखा जाता है कि धीरे धीरे हमारी आँख की रोशनी कम होती जाती है और एक सेंट्रल विजन रह जाता है, और अराउंड 45 के बाद जाके ये स्टेबलाइज हो जाता है लगभग। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, उसका अब तक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके तो से फिर नहीं डॉक्टर साहब रेटिना में चलते चलते अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कौन से एरियाज हैं ताकि जैसे भले कॉर्निया में नर्व्स नहीं है, जो सक्सेस हमने वहां पाई है, आने वाले सालों में रेटिनल टीयर, डिटैचमेंट, पिगमेंटोसा, इसके भी आंसर विज्ञान दे दे हमें। जी, सो डिटैचमेंट तो एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, इट हैज़ टू बी सेटल्ड एनाटॉमिकली। पर हाँ, अगर हम रिसर्च की बात करें तो अब से करीब 15-20 साल पहले ARMD जैसी डिजीज़ के लिए हमारे पास कुछ एक परफेक्ट आंसर नहीं था, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास इंजेक्शंस हैं जो कि पेशेंट्स की ना सिर्फ विजन बचा लेते बल्कि बढ़ भी जाती है। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट मोडालिटी। ये ARMD में कह रहे हैं आप, एज रिलेटेड, उसमें इंजेक्शंस आ ARMD गए और मैकुलर एडिमा, शुगर या BRVO या वैस्कुलर ओक्लूजन्स के कारण। तो ये रेगुलर बेसिस पे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? ये निर्भर करता है कि क्या डिजीज है उस पर, कि कितने रेगुलरली लगाने हैं। डॉक्टर सौरभ, क्योंकि इसमें धब्बे आते हैं, अगर रेटिनल टीयर के बाद आपने सर्जरी से ठीक भी कर दिया लेजर से, धब्बे तो फिर भी रहते हैं, तो व्यक्ति कैसे अकोमोडेट करे कि धब्बे रहेंगे लेकिन आप लाइफस्टाइल चलने दीजिए? देखिए, अगर सर्जरी हो गई है तो धब्बे कम जरूर हो जाते हैं। ओके, और अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से बार बार रोशनी में देख देख के चेक करेंगे तो आपको दिखेंगे, लेकिन मोस्टली अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में हो जाते हैं कि ये है, तो आप कुछ समय के बाद पता लगेगा कुछ भी नहीं। तो यानी आंखों पर अगर हम ज्यादा स्ट्रेन दे रहे हैं, ज्यादा जोर डाल रहे हैं, किसी चीज को गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या ये टीयर हो सकता है और उस पर असर पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप अपने आप को कोई चोटी पहुंचा दे जिससे आप अपनी आंख में कोई रेटिनल टीयर बना देंगे। जी, तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्या जागृति बढ़ी है, नववर्ष आ रहा है 2025, क्या रेजोल्यूशन ये बनाएं कि हम भले स्वस्थ भी हैं तो एक उम्र के बाद हम रेटिना के डॉक्टर के पास जाके और रेटिना की जांच कराएं?
नहीं बिल्कुल, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप एक बार 40 की उम्र को पार कर चुके हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ना केवल आँख में, बाकी पूरे शरीर में, जो आपको हो सकती हैं। तो आपको एक एनुअल चेकअप के लिए तो बिल्कुल ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी पहले से ही पता चल गई है जिसका आपको मालूम है कि आँख पे असर पड़ता है, तो हाँ, उसको अपना एक हिस्सा बना लीजिए कि हर 6 महीने से 1 साल में अपने डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए। कुछ नहीं है तो बहुत खुशी की बात है। चल डॉक्टर साहब, अगर एक आंख में रेटिना का प्रॉब्लम हुआ, क्या दूसरे में भी हो सकता है? जी हाँ, संभावना ज़्यादा रहती है, ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। चलिए, उम्मीद है कि जानकारी हम सबके पास रहेगी, हम लोग सतर्क रहेंगे और अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए प्रोफेसर चारू, डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।